5 राज्यों में चुनावी घमासान और उसके परिणाम के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र तो सेंटर में संसद का बजट सत्र चल रहा है। परिणाम चाहे जो भी रहे हों, लेकिन जनता की समस्याएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं और देखा जाए तो इस पर ना तो सरकार गंभीर है और ना ही विपक्ष। जनता की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुखराम सिंह यादव जी। जनतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अगर बात करें संसद सत्र की, तो इस समय चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है। क्या आपको लगता है कि संसद के अंदर उन मुद्दों को विपक्ष उठा रहा है जिसकी आज के समय में जरूरत है? देखिए, विपक्ष ने सदैव उन मुद्दों को उठाया है जो समय अनुसार होते हैं। आज भी विपक्ष उन मुद्दों को उठा रहा है। ये बात अलग है सत्ता पक्ष उसको किस प्रकार स्वीकार करता है। बाकी विपक्ष अपने उसमें कमी नहीं कर रहा है, विपक्ष अपना काम पूरा कर रहा है। क्योंकि देखा जाए कोरोना संकट था, पूरा विश्व जूझ रहा था, बेरोजगारी बहुत ज्यादा हुई, लोगों की आमदनी उतनी रही नहीं, बेरोजगारों की संख्या बढ़ती गई। लेकिन देखा जाए संसद सत्र के दौरान इन तमाम मुद्दों को बतौर विपक्ष आप लोग क्यों नहीं उठाते? नहीं, ये ऐसा नहीं, ये आरोप आपका गलत है। विपक्ष के लोग उठाते हैं। कितना समय मिलता है हम लोगों को? विपक्ष ने हमेशा इन मुद्दों को उठाया है और ऐसा नहीं, उसका प्रभाव भी पड़ता है, सरकार पर पड़ता है। लेकिन इस समय मैं समझता हूँ कि चुनाव अभी हुए हैं, चुनाव के इसमें भोर उनका हुआ है, चुनाव का भोर हुआ है, इसलिए अभी सरकार चेत नहीं रही है। मैं समझता हूँ कि जब विपक्ष और शोर मचाएगा तो उसको चेतना पड़ेगा और इस मुद्दों को कोई निर्णय करना पड़ेगा, महंगाई को दूर करना पड़ेगा। क्योंकि देखा जाए राजनीतिक जानकार ऐसा कहते हैं कि एक तरफ तो विपक्ष कमजोर है, दूसरी ओर बिखरा हुआ है। यही वजह है कि सरकार पर दबाव नहीं बना पाते हैं। क्या आपको लगता है कि इस वक्त आ चुका है कि विपक्षी दल एकजुट हो जाएं? अब ये विपक्ष के जो बड़े नेता हैं, विपक्ष के, उनका आपस में सामंजस्य होना चाहिए और जब उनका आपस सामंजस्य सही होगा तो समझता हूँ कि उस पर हमला, सत्ता पक्ष पे हमला अच्छा हो पाएगा। सभी लोग एकजुट होकर मिलेंगे, एक राय होकर करेंगे। जैसा कि आप जानते हो, किसी काम से निपटने के लिए एक राय एकजुट होना आवश्यक है और मैं समझता हूँ कि उसका समय शीघ्र आएगा। विपक्ष चेतेगा और एकजुट होकर के सत्ता पक्ष पर हमला करेगा और जनता को महंगाई से दूर करने का प्रयास करेगा। कुछ दिन पहले ममता बनर्जी लगातार ये आरोप लगाती रही हैं कि केंद्र सरकार जो चाहे सीबीआई हो या प्रवर्तन निदेशालय, जो एजेंसियां हैं उसका मिसयूज करती है। ना केवल ममता बनर्जी बल्कि शिवसेना भी कहती रही है, शरद पवार भी ये आरोप लगाते रहे हैं। समाजवादी पार्टी का क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि वाकई इन एजेंसियों का केंद्र में जो भी सरकारें रहती हैं वो मिसयूज करती हैं? ये बिल्कुल सही प्रश्न आपका है। ये मैं समझता हूँ आज से नहीं, जब से इस लोकतांत्रिक मामले में देश में सरकार बनी है, चाहे किसी दल की रही हो, जो सत्ता में रहा है उस सत्ता का दुरुपयोग किया है। पहले भी होता रहा है, आज भी हो रहा है, उसमें कोई बदला नहीं है। जब पहले होता था तो आज जो कर रहे हैं वो शोर मचाते थे, आज जब वो कर रहे हैं तो वो शोर उतना मच नहीं पा रहा है, उतना शोर जोरदार नहीं मच रहा है, इसलिए उनके हौसले बढ़े हुए हैं और ये बात सही है, उसका दुरुपयोग तो कहीं ना कहीं होता है। अगर आज की हम बात करें, पेट्रोल डीजल अपनी जगह है, एलजीपी जो सिलेंडर गैस है उस पर भी 50 रुपये कीमत उसकी बढ़ा दी गई है, लोग परेशान हैं। क्या आपको लगता है कि विपक्ष को और जोर शोर से जनता की आवाज़ को उठाना चाहिए जो नहीं उठ पा रहा है? आखिर कमी कहाँ है, क्यों सरकार सुन नहीं रही है? मैं समझता हूँ इस पर आंदोलन होना चाहिए। आंदोलन अब तक कोई नहीं हो रहा है। जब तक बड़ा आंदोलन नहीं होगा सरकार नहीं सुनेगी। आंदोलन बड़ा करना चाहिए और आंदोलन होगा, जनता जब सड़कों पे आएगी तभी सरकार समझ में आएगा। उससे पहले समझता हूँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो क्या आपको लगता है कि जनता अभी उतना परेशान नहीं है जो वो सड़कों पर नहीं आ रही है, या फिर जागरूक विपक्ष नहीं है, या विपक्ष जनता की आवाज़ को सही तरीके से ऊपर पहुंचा नहीं पा रहा है? देखिए, आम जनता चाहती है किसी प्रकार से उसको संघर्ष न करना पड़े, उसका काम चल जाए। इसके लिए प्रेरणा देता था विपक्ष। विपक्ष प्रेरणा जब देता है तो जनता संघर्ष में आती है। विपक्ष बार बार प्रेरणा दे रहा है कि जनता को सरकार द्वारा सुविधाएं जो मिल रही हैं, उन सुविधाओं के कारण जनता का ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है। जिस दिन जनता जागरूक हो जाएगी, उस दिन जनता सरकार को महसूस करा देगी जनता की ताकत क्या होती है। मैं समझता हूँ शीघ्र ही कोई ना कोई जनता के मन में विश्वास ऐसा जमेगा, सरकार लड़ने का भी उस जनता के अंदर विश्वास नहीं जम रहा।
अगर विपक्ष की बात करें सर, तो कुछ दिन पहले ही सामना में एक लेख लिखा गया जिसमें कहा गया कि यूपीए का चेयरपर्सन सोनिया गांधी की जगह शरद पवार को बना देना चाहिए। किसी एक गांधी फैमिली की ही बपौती नहीं है, एक तरीके से इस तरीके से सामना में कहा गया कि आखिरकार गांधी ही क्यों। आप इस पे क्या राय रखते हैं? देखिए, ये वैसे उनका आंदोलनी मामला है, उनको जो निर्णय लेना हो लें। राय कोई दे सकता है, करना न करना बनाना उनका काम है, उनका आंतरिक मामला है, इसमें हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। अगर आपकी बात करें तो कुछ दिन पहले आपने राज्यसभा में एक सवाल किया था, मांग उठाया था आपने अहिर रेजिमेंट को लेकर, जिस पर बीजेपी ने कहा कि यदि ऐसा हम करते हैं तो जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा। आपकी मांग क्या थी? देखिए, मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि अहिर का संघर्ष इस देश की आज़ादी से लड़ाई लेकर अब तक, जिस प्रकार से जब चीन से युद्ध हुआ तब अहिरों ने 160 अहिरों ने लगभग 1800 चीनियों को किस प्रकार से मार कर गिराया था, एक इतिहास है। और चुशुल पे कब्जा कर लिया था। चाहे पाकिस्तान लड़ाई हो, हर लड़ाई में अहिर आगे रहा है, और जब अहिर आगे रहा है तो उसको उसका हक मिलना चाहिए। जिस प्रकार से जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट है, कुमायूं रेजिमेंट है, जब सारे रेजिमेंट हैं तो यादव रेजिमेंट क्यों नहीं? हमारी मांग ये है कि या तो यादव रेजिमेंट बनाओ, अहिर रेजिमेंट बनाओ, या सारी जाति आधार पर रेजिमेंट, जितने रेजिमेंट हैं उसको समाप्त कर दो, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन हमारा संघर्ष है, हमारा योगदान है, हर लड़ाई में हम आगे रहेंगे। हम लड़ाई में आगे हम रहेंगे, हमें उसका सम्मान नहीं मिलेगा, हम अपने सम्मान के लिए लड़ेंगे। जहाँ जैसा मौका है अपने सम्मान के लिए लड़ेंगे, और वही हमारी लड़ाई है, वही हमारी मांग है। मैं अखिल भारतीय यादव महासभा का देश का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, और मेरे पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, मेरे ताऊ जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे यादव महासभा के। तो हम लोग चाहते ही हैं, शुरुआत से हम लोग लगे हुए हैं, किसी प्रकार से जाति आधार पर हमारा अहिर रेजिमेंट बने, या फिर सारे जाति आधार रेजिमेंट खत्म कर दो, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। आपने राज्यसभा में सवाल तो उठा दिया है, एक चर्चा तो शुरू हो गया है, तो क्या आपको उम्मीद है कि इस पर आगे कोई कार्रवाई होगी? देखिए, ये तो सत्ता पक्ष का काम है, सरकार का काम है। हमें अपनी बात को आगे रखना है, और मैं मानता हूँ कि हमने जब उनके मांग को रखा है, और उससे बड़ी बात, इस मांग को हमारे ही सदन में जो हमारे राजस्थान हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उनके लड़के ने, जो हमारे सदस्य हैं राज्यसभा के, उन्होंने इसको उठाया है। और लोकसभा में एक जो अपर कास्ट के हैं, उन्होंने उठाया, इसी मांग को उठाया है। तो जब और अन्य जातियों के लोग भी यही मांग कर रहे हैं, हमारे समर्थन में बोल रहे हैं, तो फिर वहाँ इसकी मांग क्यों नहीं मानी जा रही? हम तो कह ही रहे हैं, हमारे समर्थन में जो दूसरी जाति के लोग आ रहे हैं, तब फिर तो इसकी मांग को मान लेना चाहिए। मैं समझता हूँ मांग मान लेंगे तो मनोबल उत्साह बढ़ेगा, काम ताकत तो कभी नहीं आएगी, वो तो लड़ाई लड़ेगी ही। ये तो हमारी कौम का पेशा है, नेचर है, नेचर जो हमारा नेचर है उसको हम काम करेंगे। तो इसलिए नेचर के साथ तो लड़ाई लड़नी हमको है। लेकिन यदि हमारे कंधे पे लग जाएगा ये रेजिमेंट और फिर लड़ेंगे हम, तो जोश बढ़ जाएगा, और जोश बढ़ जाएगा तो देश के काम आएगा। यही हम चाहते हैं, इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं। देखा जाए तो कितनी सरकारें आई और चली गईं, लेकिन किसानों को लेकर न्यूनतम समर्थन मूल्य की अगर बात करें तो उनकी स्थिति में सुधार नहीं आया। जबकि देखा जाए तो कंपनियों के जो सामान होते हैं उनके एक फिक्स रेट है, किसानों के साथ इतना भेदभाव क्यों? ये बिल्कुल सही प्रश्न आपका है। मैं समझता हूँ कि आज से नहीं, जब से सरकार बनी है हिंदुस्तान में, तब से ये बात मांग चली आ रही कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। क्योंकि किसान के सामने चूँकि मैं भी किसान का बेटा रहा हूँ, और हो चाहे किसान को अपना काम करना पड़ेगा। तो जब किसान जब अपने पूरे परिवार के साथ में अपने खेत में काम करता है, और उसके बाद में उसकी उपज को लाभकारी जो नहीं मिलता है, तो कष्ट होता है। हर छोटे से व्यवसाय के बड़े व्यवसाय को अपनी जो उसका उत्पादन है तय करने का अधिकार है, लेकिन किसान को अपनी उपज का मूल्य तय करने का अधिकार। सबसे बड़ा नाइंसाफ़ी है। ये मांग आज चली आ रही है, और इस मांग लोगों ने प्रदर्शन किया, डॉक्टर लोहिया ने प्रदर्शन किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने किया, माननीय मुलायम सिंह ने किया, लालू यादव ने किया, शरद यादव ने किया, सारे लोग इस पर प्रदर्शन करते रहे, लेकिन अब तक किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिला। और कितने किसान भी मर गए। अभी जो आंदोलन हुआ, कितने किसानों ने अपनी कुर्बानी दे दी। आंदोलन चल गया, आंदोलन बाद में बंद हो गया, आंदोलन चल गया, बंद हो गया। तो इसलिए समझता हूँ उनको लागत का सही मूल्य मिलना चाहिए, और कोई योजना बनावे, कोई नीति बनावे, ताकि किसान को लाभकारी मूल्य मिले। अपनी जीवन जीने का अधिकार इस प्रकार हर व्यक्ति को है, किसान को। किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे, उसका एक कमेटी बनाएंगे जिसमें एमएसपी को लेकर कमेटी चर्चा करेगी, और उसके बाद आगे सरकार डिसीजन। लेकिन देखा जाए अभी तक कुछ हुआ नहीं।
ये सवाल भी मैंने राज्यसभा में पूछा था। राज्यसभा में जवाब नहीं आया कि आज कमेटी नहीं बन पाई। मैं समझता हूँ मंत्री जिसने जवाब दिया था वो इसका जवाब ही नहीं दे पाए, और उन्होंने घुमा फिरा कर कहा कि चूँकि चुनाव हो रहे हैं राज्यों में इसलिए कमेटी नहीं बनी। चुनाव से कोई मतलब उसका नहीं था, लेकिन जानबूझकर हमारे सवाल को टालने के लिए सदन में कहा गया कि चूँकि चुनाव हो रहा है इसलिए। अब चुनाव हो चुके हैं, अब देखिए पक्ष नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार की जो मंशा है वो सही नहीं है किसानों को लेकर, क्योंकि आंदोलन खत्म कराना था इसलिए वादा किया, अब वादा खिलाफी कर रही है केंद्र सरकार? अब लगता तो ऐसा ही है, देखिए आगे क्या करते हैं। अब देख समय फिर उसका बीत गया, चुनाव भी खत्म हो गए, हो सकता बना दें, देखता हूँ। क्योंकि देखा जाए आंदोलन जो कर रहे थे वो आश्वासन के बाद ही घर लौटे थे, और जिस तरीके से स्थितियां बन रही हैं, अभी तक कमेटी नहीं बनी है, तो क्या आपको लगता है कि सरकार को सोचना चाहिए किसानों के हित को देखते हुए? मैं समझता हूँ जब पार्लियामेंट में मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब इन्होंने दिया, इसलिए उसके आधार पर तो कुछ न कुछ इनको निर्णय लेना पड़ेगा, वरना फिर पार्लियामेंट चलेगी, फिर सवाल पूछे जाएंगे, फिर जवाब देना पड़ेगा। ये मैं समझता हूँ उससे पहले ही कोई न कोई निर्णय ले लेंगे। इसके अलावा अगर यूपी विधानसभा चुनाव की बात करें, एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ सत्ता में लौटे हैं, भाजपा वापस लौटी है, समाजवादी पार्टी हार गई, आपको क्या लगता है उसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि देखा जाए तो सब लोग यही कह रहे थे कि इस बार सपा की पूरी गुंजाइश है, आपको वजह क्या लगता है? देखिए ये मैं समझता हूँ कि अंधविश्वास में ऐसा हुआ, और अंधविश्वास में कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। हम लोग जानते थे कि सत्ता में हम लोग आ रहे हैं, लेकिन वो बाद में चूँकि जो सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष ने जो सुविधाएँ जो दे रखी हैं हिंदुस्तान के लोगों को, और उत्तर प्रदेश में भी सुविधाएँ प्राप्त हैं, तो हमारे प्रदेश के लोग उन सुविधाओं के लालच में, ये जो भी समझा जाए, उधर जुड़ गए, और चाहते हुए भी हमें उन्होंने समर्थन नहीं किया, उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ा। आपको क्या लगता है जो तमाम योजनाएं केंद्र सरकार की थी या फिर उत्तर प्रदेश सरकार की फ्री में राशन देना, ये जो तमाम योजनाएं थी, इसी ने फायदा पहुंचाया भाजपा को? देखिए जिस समय कोरोना काल था तो उसमें तो आवश्यक थी, अब तो उसका लाभ कहीं ना कहीं मिलता ही है, मिलेगा ही लाभ। आपको क्या लगता है कि बीजेपी की जीत के पीछे क्या रीजन है? बीजेपी की जीत पीछे हमारे अंदर कोई कमी रह गई, हमारे दल के अंदर कोई ऐसी कमियां रह गई, हम लोगों को एकजुट नहीं कर पाए। मैं ये मानता हूँ ये कमियां तो नहीं थी। इसके अलावा अगर यूपी विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी को देखा जाए तो उनकी जो हालात आज हुआ है, क्या आपको लगता है कि धीरे धीरे खात्मे की तरफ जा रही है बसपा? देखिए बसपा की सोच जो थी, वो सोच या उद्देश्य काशीराम जी का, वो उद्देश्य वास्तव में ऐसा उद्देश्य था, लगता था कि ये पार्टी प्रदेश से बढ़कर आगे देश में जाएगी, और मायावती जी ने उसमें जो सवर्ण वर्ग को जोड़ लिया, उससे भी काफ़ी तरक्की हुई। लेकिन अचानक ये परिस्थितियाँ क्यों पैदा हो गई, मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, दूसरे दल का मामला है, और हम चाहेंगे हर दल तरक्की करे, हर दल आगे बढ़े, हो सकता है आगे कुछ सोचें विचारें और आगे कुछ अच्छी रणनीति बनावें। क्योंकि देखा जाए तो इस बार विधानसभा चुनाव में ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बसपा भी चुनावी मैदान में है, क्योंकि दो पार्टियां आमने सामने थी, भाजपा और समाजवादी पार्टी, लेकिन बसपा कहीं दिखाई नहीं दी। वैसे सतीश मिश्रा जी ने तो काफ़ी दौड़ा किया, मैंने तो कई बार टीवी में कार्यक्रम देखे, वो मेहनत से लगे रहे, और मायावती जी ने की रैलियाँ भी हुई, और उनकी रणनीति होगी जिस प्रकार से उन्होंने किया, उसको होगा कि हमें उसका लाभ मिलेगा। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, क्या आपको लगता है कि वोट परसेंटेज जो था समाजवादी पार्टी का, उसमें इजाफा हुआ है पहले के मुकाबले? तो क्या आपको लगता है कि इससे अखिलेश यादव सीखेंगे और आगे उभर कर आएंगे? क्योंकि उन्होंने बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम भी उठाया, लोकसभा से इस्तीफा दे दिए हैं, अब वो राज्य की राजनीति करेंगे। मैं समझता हूँ कि उनका लोकसभा से त्यागपत्र ये संकेत देता है कि अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में रह करके संघर्ष करेंगे, और आगे आने वाले समय में वो प्रदेश में फिर एक बार सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। आप भविष्य में समाजवादी पार्टी को कैसे देखते हैं? क्योंकि अब तो मेहनत तो कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि इस्तीफा देने के बाद लोकसभा से अब पूरी तरीके से यूपी की ही राजनीति करेंगे। देखिए समाजवादी पार्टी की स्थापना गांव गरीब किसान के लिए हुई थी, और माननीय मुलायम सिंह जी ने कितनी बड़ी मेहनत के साथ इस पार्टी को बनाया था। मैं समझता हूँ कि उसमें मैं भी फाउंडर मेंबर हूँ समाजवादी पार्टी का, और हमारे जो वरिष्ठ लोग थे हमारे साथ वाले, वेनी वर्मा जैसे हो गए, हमारे कई सदस्य ऐसे हैं जो दुनिया में नहीं हैं,
उसमें हमारे फादर चौधरी हरमोहन सिंह भी थे, आज कुंवर रेवती रमन सिंह हमारे साथ में वो भी थे। बहुत से लोग थे पुराने जिन लोगों ने इस पार्टी को आगे बढ़ाया था, और उसके पीछे उद्देश्य यही था कि समाजवाद को आगे लेकर चलेंगे। अब जो पुराने लोग थे, ज़्यादातर लोग नहीं, माननीय मुलायम सिंह के अलावा नहीं हैं, और जो लोग हैं वो उनकी हालत ऐसी नहीं है कि वो पार्टी के लिए कुछ काम कर सकें। अब तो नई पीढ़ी को ही तय करना होगा कि वो क्या समाजवाद के इस झंडे को आगे बढ़ाएगी और किस प्रकार से बढ़ाएगी, इसका निर्णय वही करेंगे। पुराने लोग जो सफ़ेद बाल वाले हैं वो तो अपने ढंग से काम करते रहे, उनको निर्देश माननीय मुलायम सिंह देते रहे थे। अब माननीय मुलायम सिंह जी निर्देश देने की स्थिति में नहीं है, मैं समझता हूँ, इसलिए ही समस्या आ रही है। क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव की बात करें तो बुलडोजर बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। अखिलेश यादव लगातार सवाल खड़े करते रहे कि बुलडोजर बापा से यूपी की जनता को बचना चाहिए, लेकिन भाजपा कहती रही कि समाजवादी पार्टी माफियाओं के साथ है, इसलिए वो इस तरीके का बयान दे रही है। तो बुलडोजर और जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप रहा, इसे आप क्या लगता है कि यूपी की जनता में बुलडोजर काम कर गया क्या? ये देखिए, कुछ बातें ऐसी कही गई चुनाव में जो किसी के लिए अच्छी नहीं थी। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत आरोप किसी पर नहीं लगाने चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और चुनाव की दृष्टि से दोनों पक्षों ने ऐसे आरोप लगाए जो उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। राजनीति में निष्पक्षता के अनुसार एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए और अपनी नीतियों के द्वारा जनता को प्रभावित करना चाहिए। जनता उनको कैसे लाभ देगी उसके लिए उनको ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए। बातचीत का सिलसिला अच्छा होना चाहिए, शिष्टाचारपूर्ण होना चाहिए। इसको मैं अच्छा नहीं मानता कि कोई किसी पर कमेंट करे। क्योंकि अगर सपा की बात करें तो आपके साथ जयंत चौधरी भी आए, स्वामी प्रसाद मौर्य भी आए, तो क्या आपको लगता है कि इन लोगों के आने से समाजवादी पार्टी और मजबूत हुई है? हमारा उद्देश्य था उनको लाकर लोगों में, जनता जो प्रदेश में ये एक वातावरण बनाना था कि अमुक लोग हमारे साथ में हैं और उसका लाभ हमें कहीं ना कहीं मिलेगा। इस विश्वास के साथ में शामिल किया गया। जयंत चौधरी जी ने उसका पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ काम किया है और उसका लाभ कहीं ना कहीं तो मिला ही है। यूपी की बात हो और शिवपाल सिंह यादव जी की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा कहा जा रहा है अपर्णा यादव तो पहले ही भाजपा के साथ चली गई और चुनाव के वक्त चाचा को मनाया भी गया था, लेकिन आजकल फिर से खबरें आ रही हैं कि चाचा नाराज हैं। तो जिस तरीके से नाराजगी सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के नज़दीक होते जा रहे हैं, ये सपा के लिए अच्छा है या बुरा है? देखिए, परिवार से कोई व्यक्ति जाता है तो ये अच्छी खबर नहीं मानते, उसको हम नहीं मानते। और कोई ऐसा निर्णय होता है तो मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय होगा। मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी एक परिवार है और जब तक माननीय मुलायम सिंह जी हैं उनके देख रेख में हम लोगों को रहना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि शिवपाल सिंह यादव लगातार कह रहे हैं कि उनका सम्मान नहीं हो रहा है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? अब ये प्रश्न का जवाब वही दे पाएंगे, मैं तो इसमें नहीं बोल पाऊंगा कुछ। लेकिन मैं फिर ही कह रहा हूँ, जब तक माननीय मुलायम सिंह जी हैं हम लोगों को साथ में रहना चाहिए। मुलायम सिंह जी जब किसी काम से मजबूर हो जाएं तब कोई निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी उनको राज्यसभा भेज सकती है या फिर आजमगढ़ से चुनाव लड़ा सकती है। हालांकि आपको लगता है कि इनमें सच्चाई है? मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि मेरी जानकारी में ऐसी कोई खबरें नहीं है। अब अगर किसानों की बात करें, भाजपा ने सत्ता में आते ही या फिर यूं कहें कि आने से पहले ये कहा था कि आते ही जो यूपी के गन्ना किसानों का बकाया है वो देंगे। क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है, सरकार ने जो वादा किया था उसको पूरा करना चाहिए? देखिए, मैं ये उन्होंने कहा है, मैंने खुद सुना है, और अगर उन्होंने ये कहा है तो उसका निर्णय उन्हें जल्दी करना चाहिए। जनता अब वो जनता नहीं रह गई है जो ज़्यादा इंतजार करे। पहले वाला मामला दूसरा था, अब जनता इंतजार नहीं करती। जनता संघर्ष भी तैयार है, अगर नहीं देंगे संघर्ष जनता करेगी। अगर योगी आदित्यनाथ के कामकाज की शैली की हम बात करें आपसे, तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक बात तो मैं कहूँगा, राजनीति में जिसका अपना कोई परिवार नहीं है और पूरा प्रदेश को अपना परिवार मानता है, तो राजनीति में मैं समझता हूँ उस पर आक्षेप उस पर नहीं आ पाते। हम लोग हैं, हम परिवार वाले हैं, तो कहीं ना कहीं आक्षेप पर आ जाते हैं।
इस मामले में तो भाग्यशाली दोनों हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री भी प्रदेश के हैं, कि वो परिवार उनका कोई नहीं और पूरा देश और प्रदेश उनका परिवार है। ये तो मैं उसको अच्छा मानता हूँ। आपने प्रधानमंत्री का भी जिक्र किया है। आज बच्चों के साथ प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा की। आप कैसे देखते हैं जब देश का प्रधानमंत्री खुद बच्चों के साथ, छात्र छात्राओं के साथ रूबरू हो रहा है और पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि टेंशन मत लीजिए? आप प्रधानमंत्री के इस कदम को कैसे देखते हैं? ये कदम मैं से अच्छा मानता हूँ। कोई भी देश का राजनीतिक व्यक्ति जो पद पर है और बच्चों से आकर्षित होता है, उनसे साक्षात्कार करता है, मैं समझता हूँ इसका प्रभाव बच्चों पे पड़ता है और बच्चे उसकी बताई हुई बातों को सीखते हैं। मैं जब छोटा था, छोटे में जो देश में मैंने देखा, पहली बार पंडित नेहरू को मैंने देखा फूलबाग में, कानपुर में, बहुत छोटा था तो उनको कैसे बोलते हैं, कैसे देखते हैं, सब बातों का प्रभाव पड़ता है। इस मामले में तो मैं सराहना करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी की कि ये बच्चों के लिए अच्छा कार्यक्रम उनका है और बच्चे इससे लाभ उठाएंगे, और जब बच्चे लाभ उठाएंगे तो उस पर कहीं ना कहीं तरक्की प्रदेश और देश की भी होगी। क्योंकि देखा जाए केंद्र की जो योजनाएं हैं उसको लेकर चाहे कांग्रेस पार्टी हो, तमाम विपक्षी दल लगातार हमलावर रहते हैं। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी भी हमलावर रहती हैं कि केंद्र सरकार बीजेपी शासित राज्यों को योजनाओं का फायदा तो पहुंचा रही है लेकिन बाकी राज्यों को इग्नोर कर रही है। क्या आपको लगता है कि ये हकीकत है? ममता जी ने कहा होगा तो कहीं ना कहीं सच्चाई होगी। बहुत बोल्ड लेडी है और जब वो बोलती हैं तो फिर चिंता नहीं करती किसी की, उन्हें जो कहना कह डालती हैं। मैंने ऐसा महसूस किया है क्योंकि पहले कांग्रेस में भी रही, मैंने तब उनको देखा है, अभी देखा है, और अभी चुनाव जीत कर आई हैं। एक सत्ता पक्ष जो बड़ा सत्तापूर्ण प्रदेश और केंद्र में हो, तो उस सत्ता पक्ष के खिलाफ चुनाव लड़ी और जीत के आई। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी बात पे दम रहती है। आप जो कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में चुनाव के वक्त, चुनाव के बाद और अभी भी जिस तरीके से हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? हिंसात्मक घटनाएं कहीं भी हो नहीं होनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए, और जिम्मेदारी सरकार की है। जो प्रदेश सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी होती है, हिंसा घटनाएं नहीं होनी चाहिए। सर, अगर आपकी बात करें तो आप मुलायम सिंह यादव जी के साथ काम कर चुके हैं और अब अखिलेश यादव के साथ, दोनों में आप कितना फर्क देखते हैं? मुलायम सिंह यादव जो उनका व्यक्तित्व था वो सेल्फ मेड था। उन्होंने राजनीति में कहाँ से कदम रखा, मैंने उन्हें बचपन से देखा है। जब मैं छोटा था, पहली बार उनको मैंने जब देखा था तो सिंपल अकेले व्यक्ति देखा था मैंने। अपने संघर्ष के प्रयास से, अपनी मेहनत से किस प्रकार से वो प्रदेश राजनीति में आगे बढ़े, दल कैसे बनाया, लोगों कैसे इकट्ठा किया। तो मुलायम सिंह की क्षमता वो अभूतपूर्व है और वो क्षमता कोई पा नहीं सकता। मुलायम सिंह बारे में एक हमारे पिताजी कहा करते थे, मुलायम सिंह यदि किसी मिलना चाहेंगे तो कहीं निकाल के उससे ढूंढ के मिल लेंगे, और मुलायम सिंह कोई मिलना चाहेगा तो नहीं मिल पाएगा। ये क्वालिटी थी नेता के अंदर, और कोई भी उसके अंदर ये नहीं था कि जो भी जहाँ गांव में मिल जाए, खाने को रास्ते में मिल जाए, रुक करके हर आदमी के हाल चाल लिया करते थे, पूछते थे, हर जगह रुकते थे, हर जन से संपर्क रहा करता था। अब तो नेता टेलीफोन वाला में हो गया, मोबाइल वाला हो गया, नेता हो गया। मुलायम सिंह गांव में जाते थे, गांव में गरीबी में, बीमारी में, शादी ब्याह में मुलायम सिंह हर जगह जाया करते थे, और लोगों के मन में मुलायम सिंह जम गए थे, बस गए थे। वो शायद अभी अन्य नेताओं को लाभ नहीं मिल पाता है उस तरीके से। लोगों का आज क्षमता नहीं है, कार्यशैली भी नहीं है, तो ये कार्यशैली को परिवर्तन करना पड़ेगा। जब तक राजनीतिक व्यक्ति को गांव में घुस करके रहना होगा, गांव के बीच में बात करनी होगी, और हर व्यक्ति के मन में विश्वास पैदा करना पड़ेगा कि आपके हर काम में, अच्छा बुरा हो काम आपका, हम आपके साथ में होंगे, तभी जाकर राजनीति में सफलता मिलती है। मैं समझता हूँ कि यदि किसी व्यक्ति को राजनीति करनी है तो मुलायम सिंह से कुछ न कुछ सीख सकता है। मैंने मुलायम सिंह जी से और चौधरी चरण सिंह से, दो ही से सीखा है। चौधरी चरण सिंह की क्षमता को देखा है मैंने बचपन में, और मुलायम सिंह को देखा है। दो ही को मैं नेता मानता हूँ और दो ही से मैंने सब सीखा है। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुखराम सिंह यादव जी को, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब बड़े ही बेबाकी के साथ दिए। फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।